हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है और ये एनसीईआरटी फाउंडेशन है फ्रेंड्स। और टेस्ट नंबर, आज का टेस्ट क्या है फ्रेंड्स? तो आज का टेस्ट एनसीईआरटी साइंस का है, जिसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे, 80 क्वेश्चन। और जो क्लास है 6 और 7 का ऑल चैप्टर है और क्लास 8 का 1 से 4 1 to 4 टॉपिक है, ठीक है। और करंट अफेयर इसका क्या होगा? तो करंट अफेयर 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। और ये मैंने आपको प्लेलिस्ट में मैं डाल दी हूँ। अप्रैल का 1 से 15 अप्रैल का करेंट कॉन्सेप्ट एडुटेरिया का आया है, जिसमें डिटेल से वीडियो है फ्रेंड्स। और जिसमें जो पेपर का निचोड़ जो हमें एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मेंस के लिए। और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार विशेष और विविध भी है उसमें। तो ये जाके आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे। एडुटेरिया का जितने भी अभी तक करेंट कॉन्सेप्ट आया हुआ है हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे देख लेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो टेस्ट सीरीज जुनून का चल रहा है, तो जुनून का 1 से 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और आधार सीरीज का ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो देख रहे हैं, आधार सीरीज का जो साइंस का है जो फ्रेंड्स, जिसमें 1 वीडियो साइंस का भी आ चुका है और 4 वीडियो हिस्ट्री और 4 वीडियो पॉलिटी का आ चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें टोटल 17 वीडियो हैं, 17 टॉपिक हैं, जिसमें 4 हिस्ट्री, 4 पॉलिटी, 4 साइंस और 4 ज्योग्राफी का है फ्रेंड्स। तो ज्योग्राफी का भी बचा हुआ है, सभी साइंस करने के बाद ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद 1 वीडियो इकोनॉमिक्स का आएगा, तो भी अपलोड कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। आप लाइक नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं देख रही हूँ वीडियो में लाइक और शेयर नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर भी करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पे। और सब चैप्टर से एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में असत्य कथन को पहचाना है। सबसे पहले यही देखेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन में कि क्या पूछ रहा है। पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन सही से देखिएगा। तो असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसमें क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें शिकार करना निषेध है, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ कृषि कार्य पर प्रतिबंध है, तो ये भी सही है। यहाँ जानवरों को चराने के लिए मनाही है, तो ये भी सही है। तो क्या असत्य है? तो वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है, तो ये गलत है, इसमें असत्य है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय उद्यान में वृक्षारोपण नहीं, वो ऑटोमेटिक जो जंगल टाइप की होती है उसके लिए होता है, तो ये आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो कौन सा सत्य है? तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु निश्चित संरक्षित है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और ये क्षेत्र जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायता होती है, तो ये सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन जीव, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षण क्षेत्र होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि जीवन यापन निषिद्ध करना है, तो ये ऐसा नहीं था फ्रेंड्स, इसलिए वो गलत हो गया था। और इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है, विशेष इस क्षेत्र स्पीसीज के आवास पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स? तो इसमें कूट दिया हुआ है। तो आवास के नष्ट, बढ़ती हुई जनसंख्या और नए स्पीसीज के प्रवेश, तो ये तीनों पर प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इनविट्रो निषेचन IVF के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे, यहाँ असत्य कथन को चयन करना है। और तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसमें देख लेते हैं। इसके द्वारा शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, तो IVF के मामले में ये सही है फ्रेंड्स। और इस प्रक्रिया में ताजा अंडाणु और शुक्राणु का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। इसका प्रयोग तब होता है जब स्त्री अंडावाहिनी अवरुद्ध हो जाती है, तो IVF का यूज होता है फ्रेंड्स, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जिसमें निषेचन के बाद युग्मज को एक माह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इस यहाँ पे क्या है कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में डॉक्टर चिकित्सा ताजा अंडाणु और शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, और आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। ठीक है, और इसके निषेचन हो जाते हैं और युग्म को लगातार 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्णतः विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है। इस तकनीकी द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है, क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है। तो ये देख लेंगे, इसमें 1 माह ऐसा करके कुछ नहीं दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें है कि अगर जब निषेचन हो जाता है तो 1 हफ्ते के अंदर उसमें गर्भ में डाल दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जरायु जंतु नहीं है। तो जरायु जंतु नहीं, इसमें कूट दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें 2 और 3 सही है, जिसमें तितली और मुर्गी जरायु जंतु नहीं है। ठीक है, कुछ जंतु विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देती हैं जो बाद में शिशु में विकसित हो जाती है। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायु जंतु कहते हैं। तो तितली और मुर्गी क्या है फ्रेंड्स, तो जरायु जंतु नहीं है, क्योंकि वो तितली और मुर्गी अंडा देता है, जबकि मनुष्य और कुत्ता डायरेक्टली बच्चे देते हैं, इसलिए जरायु जंतु होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित है। तो इसमें सुमेलित पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर देख लेते हैं 6 का। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। इसमें टैडपोल कायांतरित होते हैं, जबकि हाइड्रा, डिफेंडर, अमीबा, मुकुलन ये दोनों गलत है। सुमेलित पूछ रहा था, टैडपोल कायांतरण होते हैं। मेढक के अंडे प्रारंभ करके वयस्क बनने की 3 स्पष्ट अवस्थाओं में अथवा चरणों में देखा जाता है। अंडा टैडपोल लावा वयस्क है। टैडपोल का रूपांतर होकर वयस्क में बदल जाता है। ठीक है, जो छलांग लगा सकता है। और फिर है, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है। यहाँ पे यही देख लेंगे सबसे पहले, और एग्जाम में भी ये आप कर लेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन पढ़ेंगे और असत्य सत्य पूछेगा तो आप अंडरलाइन कर लेंगे या राउंड स्टेप दे देंगे, ताकि आपको एग्जाम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिर से इसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। तो 7 का क्वेश्चन क्या है कि इसमें कौन सा असत्य है। तो हाइड्रा एवं अमीबा दोनों अलैंगिक जनन होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, तो ये भी सही है। तो इसमें असत्य पूछ रहा था, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, जिसमें दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है, स्त्री हार्मोन अथवा एक्स्ट्रोजन उत्पादित होता है। तो कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, तो अंडाशय में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये 67 में भी पूछा था फ्रेंड्स कि स्त्री का जो हार्मोन होता है वो कौन सा है, तो एक्स्ट्रोजन होता है, और एग्जाम में पूछ लिया था, तो ये भी ध्यान लेंगे। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन कि टेस्टोरॉय एवं एक्स्ट्रोजन हार्मोन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जिसका स्त्रावन होता है। तो किसमें होता है फ्रेंड्स ये, तो 9 का आंसर हो जाएगा पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथ में होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है 10 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। और तो थायराइड, इसमें देख लेते हैं कौन कौन सुमेलित है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें केवल एड्रोनिल हार्मोन क्या है, तो क्रोध, चिंता और उत्तेजना के बारे में है। तो एड्रोनिल ग्रंथ होते हैं उसको। थायरॉक्सिन ग्रंथ मधुमेह, तो बिल्कुल गलत है। थायरॉक्सिन ग्रंथ क्या होता है, जो थायराइड होता है जो हमारे गले में होता है फ्रेंड्स, उसका है। और इंसुलिन हार्मोन, तो इंसुलिन हार्मोन मधुमेह के लिए होता है। तो यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 3 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि एड्रोनिल ग्रंथ हार्मोन को क्रोध, चिंता और उत्तेजना होता है। और एड्रोनिल ग्रंथ को हम लोग ये भी कहते हैं कि मारो और उड़ो, भागो, ऐसे करके उसको बोला जाता है। तो ध्यान देंगे इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को ही चुन रहा है इसमें भी। तो कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। तो ये सही है। और क्या है, तो मेढक में कायांतरण का नियम थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। तो ये भी
सही है, क्योंकि जब मेढक टर टर करता है फ्रेंड्स तो ये गले वाला ही फूलता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन ही करता है। नेक्स्ट है टैडपोल के परिवर्धन हेतु जल में आयोडीन आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत है फ्रेंड। जल में आयोडीन आवश्यकता की जरूरी होती है, क्योंकि जो टैडपोल जो मेढक होती है उसको थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से वो डेवलप करता है, इसलिए असत्य कथन सी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है, तो असत्य ही इसमें भी देखना है फ्रेंड्स। तो 12 का देख लेंगे। यह एक ही दिशा में लगातार लगाए गए बल से एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, तो ये सही है। और एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है, तो ये भी सही है। और बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, तो ये भी सही है। तो क्या गलत है फ्रेंड्स? तो इसमें भी गलत है। विपरीत दिशा में लगाए गए बल परिणामी बल सदैव शून्य होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। जब आप अपने मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेलता है तो वो क्या हो जाता है? तो आगे बढ़ जाता है, तो ये ध्यान देंगे। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? तो असंपर्क बल कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो ये है घर्षण बल, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो टेस्ट भी आ रहे हैं ना, जुनून का टेस्ट, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है फ्रेंड्स? तो ये दाब को कम करने के लिए लगाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, हमारे शरीर के अंदर का दाब होता है, तो क्या होता है हमारे शरीर के अंदर का दाब फ्रेंड्स? तो ये वायुमंडलीय दाब के समान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसीलिए हमें वायुमंडल में जो दबाव आते हैं, जो हमारे शरीर उसको फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये एग्जाम में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी पूछता है। नेक्स्ट है, हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है, और वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें तो इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें 60 नंबर क्या है? तो क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है? तो क्या होता है फ्रेंड्स? तो घर्षण में वृद्धि होती है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें असत्य कथन ही पूछ रहा है। तो 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किसी वस्तु को विराम से गति में लाने हेतु आवश्यक बल अस्प्रिय घर्षण की माप है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और किसी वस्तु की उसी चाल में से गतिशील रखने हेतु आवश्यक बल स्थैतिक घर्षण की माप होता है, तो ये भी गलत है। सर्पीय घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, तो ये सही है। तो आंसर यहाँ पे असत्य पूछ रहा था, तो वो 1 और 2 असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं क्या था, कि किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए बहुत वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होता है। ठीक है, इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसे सर्पीय घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरचेंज कर लिया है फ्रेंड्स, तो ये देख लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा घर्षण बल कम कहाँ लगता है फ्रेंड? घटते क्रम में कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सी आंसर, स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, तलों में घर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है, और यहाँ पे सतकथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का। यह तल की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, तो ये सही है। और यह वस्तु की आकृति एवं तल की प्राकृतिक दोनों पर निर्भर करता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 1 और 3 सही है। घर्षण बल वस्तु केवल आकृति पर निर्भर करता है, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। आकृति और भार पर भी निर्भर करता है, तो इसलिए वो गलत हो गया था। आंसर हो जाएगा 19 का सी। उल्लू रात में भली भांति देख पाता है, क्यों? क्यों देख पाता है उल्लू फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा
इसकी कार्निया एवं पुतली का आकार बड़ा होता है, इसलिए उल्लू रात में भली भांति देख पाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है मानव, इसका आंसर हो जाएगा डी फ्रेंड्स, क्योंकि एक ही आंसर सही है। तो मानवों में ध्वनि किसकी द्वारा उत्पन्न होती है? तो मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है फ्रेंड्स? तो ये किसका हो जाएगा? वाक यंत्र द्वारा। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो सही में देखना यहाँ पे कूट दी गई है फ्रेंड्स, तो कौन सा सही है? तो पुरुष वाक तंतु की लंबाई कितनी होगी? तो ये 20 सेंटीमीटर, तो ये गलत है। इसमें सब सुमेलित कौन सी होगी? तो सुमेलित बी होगी, जिसमें बच्चे बहुत छोटे वाक तंतु की लंबाई होती है, बच्चे की सब बहुत छोटे होते हैं। तो इसका देख लेते हैं। पुरुषों में वाक तंतु की लंबाई 20 mm होती है, ना कि cm होती है। तो यहाँ पे mm होना चाहिए था फ्रेंड्स, ना कि cm होना चाहिए था। ठीक है, और महिला में कितना होता है फ्रेंड्स? तो महिला में भी 15 mm होगा, ना कि cm होगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों गलत हो गया था, क्योंकि यहाँ पे सुमेलित ही पूछ रहा था। तो बहुत बच्चे में बहुत छोटे होते हैं, तो बी आंसर हो जाएगा, जो में बी में मतलब तीसरा सही है। नेक्स्ट है ध्वनि संचालित हो सकती है, कहाँ पे हो सकती है फ्रेंड्स? तो ध्वनि तीरों में जाता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठोस, द्रव और गैसों में ध्वनि संचालित होती है, और ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद द्रव में, लास्ट में गैसों में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और ध्वनि फ्रेंड्स ध्वनि निर्वात में नहीं जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और प्रकाश का सबसे ज़्यादा तेज कहाँ पे होता है? प्रकाश सबसे ज़्यादा तेज़ी से कहाँ जाता है फ्रेंड्स? तो ये निर्वात में जाता है, जबकि ध्वनि निर्वात में नहीं होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये पूछता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन का चयन कर 24 में क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका देख लेते हैं। किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना दोलन गति कहलाती है। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और दूसरा है क्या? प्रति सेकंड दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो ये भी सही है। और एक हर्ज आवृत्ति एक आवर्तकाल प्रति सेकंड के बराबर होती है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है, इसका संकेत क्या होता है? हर्ज hz होता है। एक hz आवृत्ति का दोलन प्रति सेकंड बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या होगा फ्रेंड्स? नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या है? तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें सत कथन पूछ रहा है। तो सत कथन में ध्वनि की प्रबल इकाई आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। और ध्वनि का तरत्व इसके आयाम पर निर्भर करती है। तो ये भी गलत है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे आयाम पे आवृत्ति पे नहीं, आयाम पे निर्भर करती है। और जबकि कंपन वस्तु आयाम अधिक होती है, इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। तो यहाँ पे क्या किया है फ्रेंड्स? यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इसलिए दोनों गलत हो गया। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स? 26 का। तो ए मंद फुसफुसाहट 20 dB होता है। तो ये मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मंद फुसफुसाहट 30 dB होता है, डेसिबल होता है। और समान वार्तालाप कितना है? तो 60, वयस्क यातायात 70 और सामान्य स्वास्थ्य 10 dB होता है फ्रेंड्स। तो और औसत फैक्ट्री में कितना होता है फ्रेंड्स? तो 80 डेसिबल होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा 26 का ए, जो सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट है मानव कानों हेतु श्रावण पराशय है कितनी है फ्रेंड्स? तो 27 का आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, जिसमें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज से अधिक है। ये नहीं है फ्रेंड्स, इसमें ए और सी है। तो इसमें 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज है। तो ए और सी दोनों सही है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। ए और सी दोनों सही हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी 27 का। 28 का क्या होगा? विद्युत चालन करने वाली अधिकांश द्रव होते हैं।
तो क्या द्रव होते हैं फ्रेंड्स? तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक होते हैं। तो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव होते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारों तथा लवणों के विलय होते हैं। तो अब अम्लों, क्षारों और लवणों का विलय होता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। इसमें तीनों होगा, एक उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो 28 का हो जाएगा डी। 29 का है बल का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्ति हो जाते हैं, क्योंकि हो जाते हैं फ्रेंड्स? तो क्योंकि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर बैटरी के किस टर्मिनल पर निक्षेपित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 30 का आंसर हो जाएगा ए, ऋण टर्मिनल पे, तो आंसर ए। नेक्स्ट है विधुलेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विधुलेपन की प्रक्रिया विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सब एनसीईआरटी से लिया गया है फ्रेंड्स, तो एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, और नहीं भी पढ़ते हैं तो अगर ये टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। और एग्ज़ाम में अगर आप पहले से भी अगर टेस्ट वेस्ट दे रहे हैं, पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट आप पर डे टेस्ट दे और करेंट पर डे करेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करना और सत कथन को देखना है। तो रगड़ने से उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होती है, तो ये सही है, और आवेश का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाती है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विसर्जन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, और इसमें सत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो सत कथन कौन सी होगी? तो यह दो अथवा अधिक बादलों के बीच हो सकती है, तो ये सही है, और यह बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है भूकंप का कारण है। तो भूकंप का क्या क्या कारण है फ्रेंड्स? तो ज्वालामुखी का फटना, तो ये भी है, उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराना, तो ये भी सही है, और भूमिगत नाव के विस्फोट, तो ये भी सही है, और पृथ्वी की प्लेटों की गति, तो ये भी सही है। ये सभी कारण से भूकंप होते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन कि इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए, और इसमें अगर फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपको एक भी आता होगा तो आप ये इसको आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो आपतित किरण क्या है? तो पृष्ठ पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद परावर्तित किरण क्या होते हैं? परावर्तित किरण पृष्ठ से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद आपतन कोण क्या होता है? तो आपतन आपतित किरण एवं अभिलंब किरण के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो परावर्तन कोण परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच की किरण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स? तो आंसर देख लेते हैं बी का। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो इसमें हो जाएगा सीधा होता है, और वस्तु के साइज के बराबर होता है क्योंकि समतल दर्पण है, और पार्श्व प्रतीत होता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। समतल दर्पण को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जाता है, तो ये ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 और 4 सही है, जबकि 3 गलत है। ठीक है। और इसमें क्या पूछ रहा था कि बना प्रतिबिंब ही सही ही पूछ रहा था। तो समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब के कुछ लक्षण क्या क्या होते हैं? तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो इसलिए गलत हो गया था। प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाएं और दाएं भाग बाएं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 37 का है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत कथन को चुनना है।
तो चिकनी पृष्ठ से होने वाली परिवर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है। तो ये गलत है, गलत है फ्रेंड्स। और विस्तारित परिवर्तन में भी परावर्तित के नियमों का पालन होता है, तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। जब सभी समानांतर किरणें के खुदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती है, तो ऐसी परावर्तित को विस्तरित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यदि याद रखिए कि विस्तारित परिवर्तन में भी परिवर्तन नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्तित पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकनी पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को नियमित परिवर्तन कहते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन देखना है कि पहला कथन क्या था, तो सभी वस्तु अपवर्तित के कारण दिखाई पड़ता है। दूसरा है क्या, और दूसरा यहाँ पे पूछ रहा सत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें सत कथन क्या हो जाएगा कि मोमबत्ती की ज्वाला तथा विद्युत लैंप दीप्ति पिंड के उदाहरण है, तो ये सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत कथन को ही चुन रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें जरूर देख लेंगे, मैं बार बार यही कहती हूँ कि इसमें सबसे पहले देखेंगे कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, क्योंकि ये मेरा एग्जाम में एक बार गलत हो चुका है 69 प्री में फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, बार बार उस पर जोर दे रही हूँ। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए है, तो इसमें सत कथन को चुनना है 39 का। तो ठोस का आयतन निश्चित एवं स्पीडित नगण्य होती है, तो ये सत्य है। रबर बैंड एक स्पंज ठोस के उदाहरण है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सामान्यतः बल लगने पर ठोस का आकार बदल जाता है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। बल लगने पर ठोस का आकार नहीं बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है गैस द्रव में बदली जा सकती है। कैसे बदली जा सकती है फ्रेंड्स, तो ये दाब बढ़ाकर एवं ताप घटाकर गैस को द्रव में बदली जा सकती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन से है फ्रेंड्स, तो इसमें निक्षेपण द्रव ठोस से होता है, द्रव से ठोस होता है निक्षेपण में। ठीक है, तो ये सी आंसर सही है। और नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान पे निर्भर करता है, तो ये देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सही सुमेलित निक्षेपण द्रव से ठोस में बदल देता है, तो आंसर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो चीनी एवं जल, चीनी विलय होता है, चीनी में विलय हो जाता है, चीनी उसमें जल में विलय हो जाता है। आयोडीन एवं एल्कोहल आयोडीन में विलय हो जाता है। और वातयुक्त पेय जैसे कोक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कोक में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और वायु में गैस का विलय नाइट्रोजन होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो यही पूछ रहा था। ठीक है, वायु गैस में गैस का विलय होता है, वायु गैस में गैस का विलय होता है। और ये है मुख्यतः 2 घटकों, ऑक्सीजन जो 21% होता है और नाइट्रोजन 78% समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन का वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है, तो नाइट्रोजन में वायु का विलायक कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये डी गलत है, डी ही सुमेलित नहीं था, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए हैं, तो कथन और कारण है। तो इसमें कथन कारण में देख लेते हैं कि पीतल कॉपर एवं जिंक का मिश्रण होता है और मिश्र धातुओं के विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा था कथन कारण में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें एक तो सत्य है पीतल कार्बन और जिंक का मिश्रण होता है, तो ये सही सत्य है। जबकि मिश्र धातुओं के विषमांगी मिश्रण होते हैं, तो ये असत्य है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निलंबन के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। इसमें असत्य ही पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो असत्य हो जाएगा निलंबन अस्थायी होते हैं, तो ये गलत है। जबकि सत्य क्या है, तो यह एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन कण प्रकाश की किरणों को फैला देता है और सभी किरणें के नीचे बैठने पर निलंबन समाप्त हो जाती है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो निलंबन के संबंध में असत्य कथन, तो असत्य कथन हो जाएगा सी।
जिसमें निलंबन अस्थाई होते हैं तो ये गलत है। निलंबन क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 40 कौन सा है? तो 45 नंबर क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसका। तो इसमें है निम्नलिखित सुमेलित कीजिए और यहाँ पे मिलान करना है फ्रेंड्स। और आपको पहले भी मैंने बोला है कि इसमें अगर एक भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप इसे सही बना लेंगे, ठीक है। तो इसका 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोम क्या होता है फ्रेंड्स? तो एक स्पंज होता है। और एरोसोल क्या होता है? तो एरोसोल कुहासा होता है। जेल क्या होते हैं? तो जेल पनीर है। और इमल्सन क्या है? तो इमल्सन दूध को इमल्सन होते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया होती है। तो मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि भौतिक इसलिए होता है कि जब मोमबत्ती जलते हैं फ्रेंड्स तो उसमें से कुछ अवशिष्ट बच जाते हैं, उसको फिर से मोमबत्ती बनाया जा सकता है। और कुछ अवशिष्ट जल जाते हैं जो परिवर्तित नहीं लाया नहीं जा सकता, तो इसीलिए रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। तो मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया को भौतिक एवं रासायनिक दोनों कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? अभी तक ज्ञात तत्वों के विषय में निम्नलिखित पर विचार करना है और सत्कथन को चुनना है। तो 47 का हो जाएगा सत्कथन कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, जिसमें सिर्फ 3 सही है। तो अधिकतर तत्व द्रव होते हैं, तो ये गलत है। पारा एवं फ्लोरीन कमरे के तापमान पे द्रव होते, तो फ्लोरीन नहीं होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये देखिएगा। और 11 तत्व कमरे के तापमान पे गैस होते हैं, तो ये सही है। तो अभी देख लेते हैं अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है। तो 100 से अधिक हो चुकी है। इसमें क्या? तो इसमें 92 तत्व प्राकृतिक और जबकि शेष मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व ठोस होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि अधिकतर तत्व द्रव होते हैं, तो ये गलत था। और 11 तत्व कमरे के तापमान पे गैस होते हैं, तो ये सही था। और दो तत्व जो पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पे द्रव होते हैं, तो ये सही, ये भी गलत था। पारा और यहाँ पे फ्लोरीन बोल दिया था, यहाँ पे ब्रोमीन होता तो वो सही हो जाता। तो आंसर इसका सी है, ध्यान दीजिएगा। 48 का क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? तो इसके बारे में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बहु परमाणुक है। तो कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसमें सल्फर है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 2 और 3 सुमेलित नहीं है। जिसमें प्रोटॉन जेम्स चैडविक ने खोजा था, तो ये गलत है। जेम्स चैडविक कौन खोजा था फ्रेंड्स? तो जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन खोजा था, ठीक है। और न्यूट्रॉन किससे खोजा था? तो न्यूट्रॉन खोजा था, एक मिनट, हाँ, न्यूट्रॉन खोजा था जेम्स चैडविक खोजा था सुन, और प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने खोजा था। तो दोनों को इंटरचेंज किया है। और इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने किया था। तो ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे असत्य पूछ रहा था, तो यहाँ पे 2 और 3 गलत है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। तो हमने ऐसे किया था कि प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन को आप पॉजिटिव चीज़ है और गोल्ड ही पॉजिटिव, मतलब जो भी आप अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। न्यूट्रॉन मतलब नालायक समझे थे, तो नालायक मतलब चैडविक जो चंडाल होता है वो नालायक होता है। इस तरीके से मैंने कुछ याद किया था फ्रेंड्स। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसी तरीके से याद कीजिए, कुछ भी ऐसे ध्यान में रखेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा याद करने के लिए, ठीक है। तो इसमें दोनों गलत है, दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किसी परमाणु का के और एल कोष भरा है, तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो क्या कहलाती है? तो समस्थानिक कहलाती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो 52 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सही सुमेलित है। तो यूरेनियम परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है, तो ये तो सही है फ्रेंड्स। और दूसरा देख लेते हैं कोबाल्ट कैंसर के उपचार में होता है, तो ये भी सही है। आयोडीन घेंगा रोग के इलाज में होता है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, इसमें तीनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो 53 नंबर क्या होगा? इसमें फिर से मिलान करना, और अगर इसमें एक भी आपको आता होगा तो आप ये क्वेश्चन को सही कर लेंगे।
तो इसमें सबसे पहले रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक क्या खोज किया था फ्रेंड्स, तो रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो ये सही है। और जे जे पुरकिंजे, तो जे जे पुरकिंजे ने जीव द्रव की खोज की थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन किसकी खोज की है, तो केंद्रक की। और विर्चो कोशिका सिद्धांत किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछते हैं। और रॉबर्ट हुक के बारे में और जे जे पुरकिंजे तो बहुत बार पूछा है, रॉबर्ट ब्राउन भी पूछा है, विर्चे थोड़ा कम पूछता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट कहीं वही ना पूछ दे, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है, तो अमीबा, फ्लैडिनोमास, नोसान और पैरासिमियन और बैक्टीरिया, ये चारों क्या है फ्रेंड्स, तो चारों एक कोशिकीय जीव है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पौधे के मूल तत्व, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण उदाहरण है, किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, तो ये परासरण का है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो किसकी बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली फ्रेंड्स, तो कार्बन युक्त अणुओं से बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और 57 का क्या होगा, तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में और असत्य पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। इसमें ये केंद्रक में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इनमें अनुवांशिक गुणों की सूचना होती है, तो ये भी सही है। और ये डीएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ असत्य पूछ रहा है और जबकि ये तीनों सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है गोल्जी उपकरण के कार्य क्या क्या होते हैं, तो 58 का देख लेते हैं। गोल्जी उपकरण का क्या क्या कार्य होते हैं फ्रेंड्स, तो इसके द्वारा अंतर्द्रव्य जालिका ईआर में संश्लेषण पदार्थ पैक किए जाते हैं, तो ये सही है। कुछ परिस्थितियों में ये सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाती है, तो ये भी सही है। और इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, तो ये भी सही है। तो गोल्जी क्वाय के बारे में तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट है इसमें फिर मिलान करना है 59 का फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है, किसको किसको। अगर इसमें एक भी आपको आता होगा तो आप बना लीजिएगा, और ये हमें पता है, विश्वास है फ्रेंड्स कि आपको इसमें से ये क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। तो लाइसोसोम क्या होगा, 59 का लाइसोसोम क्या होगा, तो लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। माइक्रोकांडिया, तो माइक्रोकांडिया कोशिका का ऊर्जागृह होता है, जो जिसे ऊर्जागृह कहते हैं। प्लासिड क्या होता है फ्रेंड्स, तो प्लासिड केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है। गोल्जी उपकरण, तो गोल्जी उपकरण लाइसोसोम का निर्माण करता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है, तो किसमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम दोनों स्थित जो दोनों होते हैं फ्रेंड्स 60 नंबर में, तो माइक्रोकांडिया में भी होते हैं फ्रेंड्स और लाइसोसोम में भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एक सेकेंड फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या था। तो निम्नलिखित क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में अपना डीएनए में राइबोसोम होते हैं, तो इसमें माइक्रोकांडिया में भी होते हैं और प्लास्टिस में भी होते हैं फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए और सी दोनों में डीएनए और राइबोसोम होते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है। तो असत्य कथन में देख लेते हैं कौन सा असत्य है फ्रेंड्स, तो समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप संतति कोशिका बनती है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा डी, इसमें दोनों इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें दोनों गलत है। ठीक है, तो नई कोशिका बनने की प्रक्रिया में कोशिका विभाजन कहते हैं, और सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक 2 प्रमुख प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजन होती है, उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कोशिका जिसमें मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजन होकर 2 समसूत्री संतति कोशिका बनाती है। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या
कोशिका मातृ कोशिका के समान होती है, अतः यह जीवों में वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत की सहायता करती है। जंतु और पौधे का प्रजनन अंगों और उसके विशेष ऊतकों की विशेष कोशिका विभाजित होकर युग्म बनाती है। निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है। यह एक अलग प्रकार है विभाजन से होती है, जिसे अर्धसूत्र कहते हैं, जिसमें क्रमशः 2 विभाजन होता है। तो अर्धसूत्र में कितना होता है फ्रेंड्स? तो इसमें 2 विभाजन होता है जबकि जब कोशिका अर्धसूत्र का विभाजन होता है तो इससे 2 जगह पे 4 नई कोशिका होती है। तो यहाँ पे अर्धसूत्री में 4 होती है जबकि समसूत्री में 2 होती है। तो इस पर ध्यान देखिए, इसलिए दोनों गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ना कि डी होगा। तो ध्यान देंगे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन से है? तो इसमें केवल 2 सही सुमेलित है, जिसमें अंतःवृष्ट विभज्योतक पौधों में परिपर्श्व संधिया के पास होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट कार्य करने हेतु अस्थायी रूप से आकार लेने की प्रक्रिया को कहलाती है। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? 63 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका विभेदीकरण कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सरल अस्थायी उत्तक के उदाहरण है? तो सरल अस्थायी उत्तक के उदाहरण कौन कौन से है फ्रेंड्स? तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें पैराकाइमा, काले काइडमा और कैलोरकाइमा और लास्ट में एरेकाइमा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करना है और इसमें पूछ रहा है, इसमें आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है, सत्य या असत्य पूछ रहा है। कितनी ऑप्शन दिए हैं? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को अस्टोमेटा द्वारा होता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया किसके द्वारा होता है? तो अस्टोमेटा द्वारा होता है। तो ये सही है फ्रेंड्स। पत्ती की एपिडर्मिक में हमें छोटे छोटे छिद्र को देखते हैं, इसे इन छिद्रों को अस्टोमेटा कहते हैं। तो ये तो सही हो गया। जाइलम केवल जल का उद्वार्धन संभव होता है? तो नहीं फ्रेंड्स, जाइलम जल और पोषक दोनों का होता है। तो ठीक है, तो इसके लिए वो गलत हो गया। और लास्ट है फ्लोएम खनिज लवण एवं भोजन के पौधे को विभिन्न भागों में ले जाता है। तो फ्लोएम क्या है? तो खनिज लवण को लेके जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और जाइलम टैट्रिक वाहिका जाइलम पेरोमाइनिक जाइलम फाइबर रे से मिलकर बना होता है। ठीक है, और फ्लोएम क्या होता है? तो फ्लोएम पैरेकाइमा तथा फ्लोएम रेसे से मिलकर बना होता है। चालिका नलिका छिद्रक भित्ति वाली तथा नालिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम ऐसे रेसे को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाओं को जीवित कोशिका देती है। तो फ्लोएम क्या है? खनिज लवण को ना लेकर के वो भोजन को ले जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 सही था परंतु 2 और 3 गलत था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 66 का क्या है फ्रेंड्स? तो निम्नलिखित में सही सुमेलित को पूछना है। इस पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो क्लोरेकाइमा क्या है? तो क्लोरेकाइमा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। तो ये सही है। और काले काइमा क्या है? तो पौधे में लचीलापन का गुण होता है। तो ये भी सही है। और स्केले काइमा क्या है? तो पौधे कठोर एवं मजबूत होता है उसके लिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, 66 का आंसर होगा डी। 67 है हृदय की पेशी कोशिकाएं कैसी होती है? तो हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार, शाखित और एक केंद्रीय होती है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो 68 नंबर है दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किसके ज्ञात में किया जाता है? तो दूरी समय ग्राफ का प्रयोग चाल के ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? और सही सुमेलित इसमें पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें सही सुमेलित पूछा, इसमें से कोई सही सुमेलित नहीं है। तो वेग का समीकरण क्या होता है? तो वेग का समीकरण तो u v माइनस यू प्लस ए टी होता है। तो वो गलत हो गया। समय अस्थिकरण क्या होता है फ्रेंड्स?
समय स्थिरीकरण क्या होता है, तो समय स्थिरीकरण का होता है एस इज इक्वल टू यू टू बटा यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो भी गलत है। इसमें क्या हो एक्सचेंज कर दिया है फ्रेंड्स, तो इसमें तीनों गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेग एक समय में वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करती है तथा समीकरण होता है, और समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है, और समीकरण 3 है। और जो कुछ वेग स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है, इसमें समीकरण 2 एवं 3 जो टी विलुप्त प्राय किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, तो तीनों गलत है। ठीक है, तीनों एक्सचेंज कर दिया है एक दूसरे से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है वृत्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट की गति होती है, तो क्या होती है फ्रेंड्स, तो त्वरित गति होती है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वृत्तीय पथ पे दौड़ते एथलीट की गति त्वरित गति होती है। नेक्स्ट है नीचे कथन दिया है, कथन का और कथन ए और कथन आर दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व कम होता है, तो ये गलत है बिल्कुल फ्रेंड्स कि भारी वस्तु का जड़त्व कम नहीं होगा, वो ज़्यादा ही होगा। और किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व के मापक होती है, तो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है परंतु आर सही है। भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होगा ना कि कम होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। और किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के माप पर जाता है। ठीक है, द्रव्यमान के माप पे जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है तीक्ष्ण मोड़ पर मोटर कार में बैठा व्यक्ति एक ओर झुक जाता है, किसके कारण झुक जाता है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो ये जड़त्व के कारण पूछता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जड़त्व के कारण ये है जो मुड़ जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है, क्यों खींचता है फ्रेंड्स, तो ये संवेग परिवर्तन की दर को घटाने के लिए, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को सम्मिलित करना है, यहाँ पे मिलान करना है फ्रेंड्स, तो इसका देख लेते हैं क्या होगा। गति का प्रथम नियम, तो गति का प्रथम नियम में बल का परिभाषा दिया गया है। संवेग में वेग एवं द्रव्यमान का गुणनफल है। गति का द्वितीय नियम, तो गति का द्वितीय नियम बल का परिमाप है और परिमाण है, और गति का तृतीय नियम क्रिया एवं प्रतिक्रिया है, तो इसका ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है और 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकेंड के लिए एक बल कार्य करता है, जो वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। बल का मान क्या होगा फ्रेंड्स, तो बल का मान क्या होगा, तो इसका 75 का आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन होगा। ठीक है, और इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, तो फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम अंडर में होगा v माइनस यू बटा टी होगा। ठीक है, तो इस पे आप पुट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्या होता है जब वस्तु मुक्त रूप में पृथ्वी की ओर गिरती है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम और पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, तो एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, तो 98 न्यूटन होगा। ठीक है, 98 न्यूटन होगा, तो इसका आंसर होगा सी। और इसमें देख लीजिए कि द्रव्यमान 10 किलोमीटर है और किलोग्राम है, और गुरुत्वीय त्वरण कितना लग रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण हमारा फिक्स रहता है फ्रेंड 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और W बराबर क्या होता है mg, तो इस पर आप अगर वैल्यू रखेंगे तो ये 98 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे W बराबर m इंटू जी रखेंगे तो हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है उत्प्लावन बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें सत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें सिर्फ 2 सत्य है। इसका परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, तो ये सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा ये वस्तु के नीचे की ओर ले जाता है, तो ये गलत है। जब किसी बोतल को पानी में डुबाया जाता है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में लगता है, इसके कारण बोतल नीचे की दिशा में खींचता है, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है, अतः बोतल ऊपर की दिशा में धकेली जाती है। ठीक है, और तो इसलिए वस्तु नीचे की ओर यह वस्तु नीचे की ओर जाता है, तो नहीं, ये वस्तु नीचे की ऊपर की ओर धकेलती है, तो ये आप देख लेंगे, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लोहे की कील पानी में डूब जाती है
क्योंकि उत्प्लावन बल कम होने के कारण लोहे की कील पानी में डूब जाती है। तो आंसर हो जाएगा डी, कील डूब जाती है क्योंकि कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींचती है, जबकि पानी कील पर गुरुत्प्लावन बल लगाता है जो इसके ऊपर की ओर दिशा में धकेलती है। लेकिन कील का नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक होता है, इसलिए यह डूब जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एटी का है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है फ्रेंड्स? द्रव्यों का घनत्व मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी फ्रेंड्स इसके बाद हम करंट देख लेंगे। इसमें अब करंट का क्वेश्चन आएगा, जो कि एग्जाम के लिए करंट और टेस्ट तो आप रामबाण की तरह होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे। तो हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल, फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है लूलन पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपैक्स, जो हाल ही में खबरों में रहा है कि इन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच में संयुक्त मिशन है। तो इसरो और जाक्सा का है फ्रेंड्स। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। और चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपैक्स चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का पता लगाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो और जापानी का जैक्सा के बीच संयुक्त मिशन है। जैक्सा लॉन्च वाहक और रोवर प्रदान करेगा, जबकि लैंडर का योगदान होगा। ठीक है। और इसरो का लैंडर का योगदान होगा। चंद्र रेत में पानी की मात्रा को मापने और ड्रिलिंग और नमूना लेने के लिए उपकरण से लैस रोवर चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंतरिक्ष का वादा करता है। तो ये ध्यान रखेंगे, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपैक्स और इसरो का है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिंक शुरू की गई है? तो जिंक जिम्बाब्वे में की गई है फ्रेंड्स। तो इससे पहले एक वीडियो में डाली हूँ जो जून 1 से 7 जून का साप्ताहिक करंट है, उसमें सारे कुछ अवेलेबल है फ्रेंड्स, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार स्पेशल और मेंस का भी है। तो उसमें ये इसका क्वेश्चन बहुत अच्छे से उसमें डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में दिया है, तो वहाँ पे जाके चेक कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य कौन सा? तो टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्स्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? तो किससे है? तो तितली से है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सी डोम वायु रक्षा प्रणाली, जो हाल ही में समाचारों में देखा गई थी, तो किस देश से विकसित किया है? तो सी डोम इजराइल का है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इजराइल हमास में युद्ध भी हो रहा है, तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, क्योंकि ये पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट में किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो WHO के द्वारा जारी किया जाता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स BPSC 68 या फिर 69 में एक क्वेश्चन पूछा था कि वैश्विक लैंगिक समानता कौन जारी करता है? तो इसमें भी पूछ सकता है कि ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो WHO करता है फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में देखे गए CDP सुरक्षा मंच का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो CDP सुरक्षा मंच का प्राथमिक उद्देश्य बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरण करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हाल ही में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत विकास दर कितना है? तो एशियाई विकास बैंक का कितना है फ्रेंड्स? तो ये रखा है 7.0। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। ADB बैंक जो है फ्रेंड्स, वो विकास दर, भारत का विकास दर जो 2024-25 में 7.0% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है हाल ही में इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा डसलिक संयुक्त अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित होता है? तो डसलिक होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और इस बार कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? तो डसलिक इस बार का 5वां संस्करण है और 15 अप्रैल को उज्बेकिस्तान के टर्मिस में शुरू हुआ है। तो इस बार डसलिक उज्बेकिस्तान में हुआ है फ्रेंड। डसलिक का एक बार इंडिया में और एक बार उज्बेकिस्तान में, तो इस बार उज्बेकिस्तान में हुआ है, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा VARES नेट 50 क्या है? तो ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। तो ये है AI उपकरण जो भ्रूण की हत्या गति की भविष्यवाणी कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन सबसे कम है। यहाँ पे कम बोल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर बी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण HCES 2023-24 प्रकाशित किया है। तो कौन किया है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है होर्मुज जलडमरू रणनीति रूप में महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं जो निम्नलिखित के बीच में है। तो होर्मुज कहाँ कहाँ है फ्रेंड्स, तो ईरान और ओमान के बीच में होर्मुज जलडमरू है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। ठीक है, 10वां, इसका आंसर हो जाएगा ए। 95 का है फ्रेंड्स, इसका देख लेते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कितने सही हैं वो देखना है। तो केवल इसमें 2 सही है, तो वही देख लेते हैं। लद्दाख अपनी आर्थिक ऊंचाई के कारण जलवायु परिवर्तन से सबसे कम प्रभावित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 95 का हो जाएगा आंसर। इसमें ये क्या पूछ रहा है, एक में फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था, वापस फिर रिपीट करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। ऐसा पूछ रहा था कि कौन सही, ऐसा नहीं पूछ रहा कितने सही हैं। तो कितने सही हैं, तो ये देख लेते हैं कितने सही हैं। तो इसमें केवल इसमें 2 सही हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 1 और 3 सही है जबकि 2 गलत है। तो 2 जो सही है वो पढ़ लेते हैं। तो लद्दाख 97% स्वदेशी जनजातियों का घर है लद्दाख में, और जिनकी जीवन शैली मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर आधारित है, तो ये सही है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में हिमालयी परिस्थितियों तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शामिल किया है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से हिमालय क्षेत्र का आकलन और सुरक्षा करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 1 और 3 सही है। दूसरा गलत है फ्रेंड्स, लद्दाख अपनी अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु परिवर्तन से कम प्रभावित है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, जलवायु ऊंचाई की वजह से जलवायु परिवर्तन पे कम प्रभाव पड़ता है, ये ऐसा गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 96 का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से सही पूछ रहा है, तो इसका देख लेते हैं। तो संयुक्त कौन से सही हैं, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 तक कुपोषण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो SDG 2030 तक कुपोषण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो ये एकदम बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये सही है। किसी बच्चे को अल्पपोषण के जोखिम को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारण माँ की शैक्षिक स्थिति है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो विश्व आर्थिक आउटलुक, तो ये भी है फ्रेंड्स, और इसमें सही कथन ही पूछ रहा था। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट, तो तीनों किया जाता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट वेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स GDP सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें